जाता है। टर्की या जिसको कहते हैं तुर्की, ये एशिया में पड़ता है, यानी कि एशिया और यूरोप दोनों में संयुक्त रूप से पड़ता है टर्की। यही का ये क्षेत्र है। मैंने बताया था कि टर्की से होकर ही अस्थल मार्ग जो था वो यूरोप से जुड़ा हुआ था, यानी कि एशिया से यूरोप अगर आपको अस्थल मार्ग से जाना है तो आपको टर्की होकर के जाना होगा, क्योंकि स्थलीय मार्ग से टर्की ही जोड़ता है यूरोप और एशिया को। इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि कौन से दो देश है जो यूरेशियाई कंट्री कहलाते हैं। तो एक है तुर्की, इंग्लिश में टर्की कहते हैं, और दूसरा है ग्रीस। ये दो देश है जो यूरेशियाई देश कहलाते हैं, या जिनकी सीमा जो है दो महाद्वीपों में है, यूरोप और एशिया में, जो ये यहाँ के इम्पोर्टेंट है। तो हम देख रहे थे कि टर्की का पतन हो गया और उसके बाद आगे चल करके 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, यानी कि इस पर वहाँ के शासकों का विनाश हो गया। यहाँ से जो यातायात के मार्ग थे वो बाधित हो गए। तो फिर आगे चल करके जलीय मार्ग ढूंढने की जरूरत पड़ी। यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने जलीय मार्ग ढूंढना शुरू किया और फिर 1400 का कौन सा टाइम पीरियड था जब 1487 में कौन आया था? बताइए कौन थे?
पुर्तगाली राज्य के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क हैं और इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। इन्होंने गोवा को छीना था, बीजापुर से, ये याद रखेंगे, गोवा को इन्होंने छीना था बीजापुर से। एग्जाम में आता है कि गोवा को बीजापुर से किसने छीना है, अल्बुकर्क ने, या अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना है, बीजापुर से, ठीक है। और इनका संबंध जो उस समय का विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य से इनका अच्छा संबंध था, साम्राज्य के साथ अच्छा संबंध था। साथ ही उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि किसने प्रोत्साहित किया था पुर्तगालियों को या पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए, तो ये किया था अल्बुकर्क ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए वो है मीनू डी कुन्हा, मीनू डी कुन्हा। ये है 1529 से, इनका जो टाइम पीरियड है 1529 से 38 का है। इन्होंने इतने समय तक यहाँ पर शासन किया है और इन्होंने जो है मोजाम्बिक पर अधिकार किया था। हाँ, मोजाम्बिक, जो भी आप जानते हैं, अफ्रीका कंट्री का क्षेत्र है, जैसे मोजाम्बिक पर अधिकार किया था इन्होंने, मोजाम्बिक पर अधिकार किया। साथ ही इन्होंने सेंट टोमे एंड ट्रिनिटी, सेंट टोमे और ट्रिनिटी पर भी अधिकार किया, पर भी अधिकार किया। आगे सेंट टोमे ये मद्रास का क्षेत्र है, ट्रिनिटी जो है ये बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। इन क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया था और इनके समय में जो शासक थे मोहम्मद शाह, गुजरात के शासक थे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह ने तुर्की से मदद मांगा। इन्होंने तुर्की से मदद मांगा, सैन्य सहायता मांगी और तुर्की ने इनको सैन्य सहायता दी और उसकी सहायता से इन्होंने पुर्तगालियों को हराने का प्रयास किया था। तुर्की के शासक थे उस समय मोहम्मद
नेक्स्ट है आपका जो पुर्तगाली है, इनका जो साम्राज्य है ये कहलाता था एस्तादो दा इंडिया। जो पुर्तगालियों का सामुद्री साम्राज्य था, सामुद्री साम्राज्य ये कहलाता था एस्तादो दा इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि पुर्तगालियों का साम्राज्य समुद्री साम्राज्य, स्थल का नहीं, क्योंकि पुर्तगालियों का ही सबसे पहले समुद्र पर अधिकार हुआ था या इन्होंने समुद्र को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। तो इनके समुद्री साम्राज्य को कहा जाता था एस्तादो दा इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। एस्तादो दा इंडिया इन्हीं का साम्राज्य कहलाता था और इन्होंने इतना ज़्यादा समुद्र पर अपना अधिकार कर लिया था कि ऐसा माना जाता है कि जो अकबर थे उनके टाइम पीरियड में भी मुगल शासक इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनको भी इनसे परमिट लेना होता था, और अगर इनसे कोई परमिट नहीं लेता था तो उसकी जहाज और उसके सामान को ये चेक करते थे। यानी कि अगर आपको समुद्री मार्ग से व्यापार करना है, चाहे वो कोई विदेशी हो, इंडियंस हो, यहाँ के राजा हो, यहाँ के व्यापारी हैं, अगर उन्हें समुद्री मार्ग से सामान कहीं विदेशों को ले जाना है या विदेशों से ले आना है तो उसके लिए पुर्तगालियों से पास लेना होता था, परमिट लेना होता था। और पूरे समुद्री क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था। अगर कोई इनके आज्ञा का अवहेलना करता या बिना परमिट के वहाँ से सामान लेकर के जाता था तो ये लोग उसका सामान भी जब्त कर लेते थे, जहाज भी जब्त कर लेते थे, कभी कभी तो नाव को डुबा देते थे समुद्र में। तो इस तरह से करते थे। और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ सामानों का जो व्यापार है उस पर अपना एक अधिकार कर रखा था, जैसे सोना, अफीम, इस तरह की चीज़ें ये सिर्फ पुर्तगाली ही खरीद बेच सकते थे, इसे कोई और जहाज नहीं ले जा सकता था। अगर परमिट लेने के बावजूद भी आपके जहाज में इस तरह की चीज़ें पाई गई जो पुर्तगाली कहते थे कि इस पर हमारा एक अधिकार है, तो वो सामान को समुद्र में अगर डुबा देते थे या तो उसको छीन लेते थे। ये पुर्तगाली जो है करते थे। और जो इन्होंने व्यवस्था बनाई थी समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जो वसूल करते थे इसे कार्टेज कहा जाता था। कार्टेज ये कहते थे कार्टेज दीजिए, तब आपका समुद्री जो सामान है वो सुरक्षित रहेगा, उसका लूटपाट नहीं होगा या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने कार्टेज नहीं दिया तो आपके समुद्री सामान का हमारी कोई गारंटी नहीं है, वो लूटा भी जा सकता है और डुबोया भी जा सकता है समुद्र में। इस तरह का इन्होंने जो है कार्य किया था, ये इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों ने भारत में कुछ चीज़ें भी की हैं, तो एग्जाम में आता है कि पुर्तगालियों की देन क्या है भारत में। तो जिसमें से आप जानते हैं कि पुर्तगालियों की देन है हमारे यहाँ तंबाकू। तंबाकू इन्होंने भारत को तंबाकू दिया, साथ ही लाल मिर्च ये पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा आप लिखेंगे अनानास और लीची की देन है। और इसके अलावा
इस तरह से ये, और जो ये मतलब लूटपाट करते थे, इनके वंशजों को फिरंगी कहा जाता था। फिरंगी जो लूटपाट करते थे, इनके वंशजों को फिरंगी कहा जाता था। इंडियंस के द्वारा, इंडियंस उनको जो है फिरंगी कहा करते थे। पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र था कालीकट था, कालीकट। इसके अलावा कोचीन था, कोचीन, और है गोवा। कोचीन, गोवा, कालीकट, और साथ ही दमन द्वीप, मुंबई, दमन, मुंबई, और इसके अलावा सेंट टोमी, चित्तगांव, सेंट टोमी, चित्तगांव, और ये जो क्षेत्र है या जो सेंटर है, ये सारे पुर्तगालियों के हैं। ये ध्यान देंगे कि ये सब पुर्तगालियों के सेंटर हैं, और यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था। लेकिन आगे चल कर के पुर्तगाली धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। 1662 में क्या हुआ था? 1662 की घटना इम्पोर्टेंट है। 1662 में जो अंग्रेज राजकुमार थे, अंग्रेज राजा थे या राजकुमार, राजा चार्ल्स सेकेंड, इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। तो पुर्तगालियों ने उनको बम्बई दरवेज में, यानी इतना महत्वपूर्ण सेंटर बम्बई, जहाँ से इनका इतना ज़्यादा व्यवहार होता था, इसको इन्होंने ब्रिटेन के राजा को दहेज में दे दिया, क्योंकि इनकी राजकुमारी कैथरीन का विवाह उनसे हुआ। और इसको 62 में मिला है जो है चार्ल्स सेकेंड को, और इन्होंने 65 या 67 तक इसको दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये 10 पाउंड में, लेकिन आप हर साल मुझे इतना देंगे, और मुंबई आपका था। तो इस तरह से मुंबई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, ये अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, और जिससे उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। आगे चल करके कुछ और भी प्रॉब्लम हुए, जैसे जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं पुर्तगालियों के, ये इनके हाथ से चले गए। जैसे जो रूज है, इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया 1622 में। और रूज, जो आपने देखा था कि ये उन्होंने प्राप्त किया था, पुर्तगालियों ने संयुक्त सेना जो है रंगीन, मिस्र और बेगड़ा की सेना को हराने के बाद रूज पर अधिकार किया था। ये बंदरगाह भी अंग्रेजों के पास चला गया 1622 में, इनके हाथ से निकल गया। इसके बाद आगे चल करके श्रीलंका पर भी जो पुर्तगाली हैं, इनका व्यापारिक केंद्र था, उस पर श्रीलंका, श्रीलंका के व्यापारिक केंद्र पर डचों का कब्जा हो गया, डचों ने कब्जा कर लिया। साथ ही जो मलक्का है 1641 में, 1641 में मलक्का पर भी डचों का अधिकार हो गया। मलक्का पर भी डचों का अधिकार हो गया। श्रीलंका का जो व्यापारिक क्षेत्र था, उस पर भी डचों का अधिकार हो गया। और जो पुर्तगाली हैं, ये धीरे धीरे करके सिमटते चले गए, यानी कि जो मलक्का है, श्रीलंका है और रूज है, ये तीनों क्षेत्र इनके हाथ से निकल गए। जो पुर्तगाली हैं, वो अब दमन द्वीप, मुंबई और गोवा के क्षेत्र, और मुंबई को पहले से ही उन्होंने दे दिया था। अब बचा था इनके पास गोवा, दमन द्वीप को, ये छोटे मोटे क्षेत्र, और इसी में सिमट के रह गए। और लास्ट में भारत ने इनसे क्षेत्र छीना आज़ादी के बाद। 1961 में भारत ने इसे दमन द्वीप और गोवा को छीना था। ये तब तक उसमें बने हुए थे। इस तरह से इनका जो है यहाँ से समाप्त रहा। तो हमने इसके अंग्रेजों के आने के पहले, कंपनियों के आने के पहले ये भी देखा था
विस्तार करते थे अपने साम्राज्य में। तो इन्हीं को देख करके शाहदौलतुल्लाह ने भी कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसी समय एक और भी क्षत्रिय संधि थी, इसी के समतुल्य कौन था? मैसूर। राजा कौन थे? चिक्का कृष्णदेवराय। इनके समय में जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, जिनका साम्राज्य में प्रभुत्व था, एक थे कौन थे? नंदराज थे और दूसरे देवराय।
की कश्मीर, इन क्षेत्रों में पूरा सिखों का साम्राज्य था और उसमें छोटे छोटे क्षेत्रों पर अलग अलग मिस्र का अधिकार था। तो 12 मिस्र थे। इसमें से कौन सा मिस्र था जिससे रणजीत सिंह समझ चुके हैं? रणजीत सिंह जो है ये सुकर चकिया मिस्र से संबंधित थे। और 12 मिस्रों में जो भंगी मिस्र था, भंगी मिस्र ये सबसे शक्तिशाली मिस्र था। ये याद रखिए, सबसे शक्तिशाली मिस्र इन मिस्रों में भंगी मिस्र था। लेकिन उसका ज्यादातर है कि सुकर चकिया मिस्र से कौन से राजा संबंधित थे या राजा रणजीत सिंह किस मिस्र से संबंधित थे। ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। कौन है? ये सिखों के जो सिख साम्राज्य है इसमें सबसे शक्तिशाली राजा थे, क्योंकि अभी तक आपने देखा था गुरु परंपरा चल रहा था, 10 गुरु थे और उसी उन्हीं के अभी में सारे निकाय। लेकिन चूंकि गुरु ने कहा कि 10वें गुरु के बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, आपका गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब होगा, तो गुरु परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन जो सिख हैं उन्होंने अपने आप को जो है एकत्र किया और मिस्रों की स्थापना करी। इतने बड़े साम्राज्य में कोई एक व्यक्ति तो है नहीं जो राजा की तरह शासन करेगा, तो उसे अलग अलग मिस्रों में बांट दिया गया और लोग उस पर जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते थे। और पहले जो मिस्र थे ये क्या थे? लोकतंत्रात्मक थे या जनतांत्रिक थे, यानी कि यहाँ पे जनता के हिसाब से कार्य होता था। सारे निर्णय जनता सामूहिक रूप से लेती थी। लेकिन आगे चल करके ये जनतांत्रिक नहीं रहा, ये राजतंत्रात्मक राजतांत्रिक हो गया, यानी कि हर मिस्र में राजा। और इसी में से सुकर चकिया मिस्र में जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए वो राजा रणजीत सिंह हुए। और जब रणजीत सिंह राजा हुए तो उन्होंने ये जो कई मिस्रों में बटा था इसको धीरे धीरे करके एक सिख साम्राज्य की स्थापना करना शुरू किया। और इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाया अमृतसर को और अपनी राजनीतिक जो राजधानी थी वो लाहौर को बनाया था। ये सबसे शक्तिशाली राजा थे और इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था सिखों का। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। हालांकि जब हम राजनीतिक राजधानी लाहौर और जो इनका धार्मिक राजधानी था अमृतसर था। अभी आप लोगों को जब रणजीत सिंह पढ़ाएंगे स्पेशल तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताएंगे, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया मोटिव के तौर पर। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि पुर्तगाली का जो भारत में आगमन है वो कैसे हुआ। वास्को डी गामा के द्वारा ये कार्य किया गया और फिर धीरे धीरे करके उनकी कंपनी स्थापित हुई। और कंपनी स्थापित होने के बाद जो पहले गवर्नर बने थे वो बने थे अल्मीरा। अल्मीरा लगभग 4 वर्षों तक रहे
पास थोड़ी सा है, लेकिन फ्रांसीसी तक ही एग्जाम में